नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर की मैंगो क्रॉप के बारे में। तो आइए देखते हैं मैंगो क्रॉप। मैंगो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके बारे में कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। एक बात ध्यान रखना कि जिस भी साइंटिफिक नेम के नीचे जो भी साइंटिफिक नेम आ जाए उसके नीचे अंडरलाइन लगाना ज़रूरी होता है। अगर अंडरलाइन नहीं लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। दूसरा है इसकी फैमिली। तो इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n बराबर 40। 2n बराबर 40 गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2n बराबर 40। आगे है फ्रूट टाइप, फल का प्रकार। तो इसका मैंगो का फल का प्रकार है अस्टिलिया ड्रुप। आगे है इसका उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान इसका भारतीय बर्मा माना जाता है। आगे है इसका खाने योग्य भाग। तो इसका खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प। मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प। तो दोस्तों ये इसकी सामान्य जानकारी है मैंगो की। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, फ्रूट टाइप क्या है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं, ये एक मैंगो का क्लासिफिकेशन है। मैंगो का क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे मैंगो की क्लाइमेट के बारे में। तो मैंगो को कैसी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है? क्लाइमेट आम की क्रॉप को उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है आम की क्रॉप को। अब हम बात करें इसके टेम्परेचर के बारे में। तो मैंगो को टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता होती है? टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंगो की क्रॉप अच्छे से ग्रो करती है। यानी कि मैंगो की पैदावार आसानी से 25 से 30 डिग्री तापमान पर आराम से की जा सकती है। अब बात करें इसकी सॉइल के बारे में। तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? ब्लूई दोमट। ब्लूई दोमट मृदा होनी चाहिए जिसमें कोई भी कंकड़ पत्थर ना हो। कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, ऐसी इसको मृदा चाहिए। अब पीएच की बात करें कि मैंगो की क्रॉप को पीएच कितना होना चाहिए? तो 5 से 6 इसका पीएच होना चाहिए 5 से 6%। पीएच होना चाहिए 5 से 6%। ये हो गई इसकी पीएच यानी कि सामान्य जानकारी। इसकी मैंगो की सामान्य जानकारी हो गई ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे इसकी किस्मों के बारे में। तो आम में कौन कौन सी किस्में पाई जाती है या किस किस्म को अपन को लगाना चाहिए जो राजस्थान में सूटेबल हो सके। तो अब हम बात करेंगे मैंगो की किस्मों के बारे में। तो देखते हैं मैंगो की किस्में। साथियों मैंगो की 3 प्रकार की किस्मों का यूज किया जाता है। पहली है अगेती। किस्म। दूसरी है मध्यम।
और तीसरी है पछेती। अब हम बात करेंगे कि अगेती में, अगेती किस्म में कौन कौन सी किस्मों का यूज़ किया जाता है। पहली है बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन, और दूसरी है केसर। ये दो किस्में मुख्य रूप से अगेती किस्म के रूप में काम में ली जाती है। अगेती किस्म के रूप में दो ही किस्में ली जाती है काम में, एक तो बॉम्बे ग्रीन और एक केसर। अब बात करें मध्यम किस्मों की, तो मध्यम किस्मों में ली जाती है, पहली है लंगड़ा, दूसरी है दशहरी, दूसरी है दशहरी, तीसरी कौन सी है, मल्लिका, तीसरी है मल्लिका, और चौथी है आम्रपाली। अब साथियों आपको ध्यान होना चाहिए कि आम्रपाली कौन सी किस्म है, आम की सबसे बौनी किस्म आम्रपाली है, सबसे बौनी किस्म, बौनी किस्म कौन सी है, आम्रपाली। और इसकी पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3.5 से 3.5, 3.5 इंटू 3.5 की दूरी पर इस आम्रपाली वैरायटी को लगाया जाता है, क्योंकि ये आम की सबसे छोटी वैरायटी होती है। अब तीसरी है पछेती किस्में, तो पछेती में आ गई है एक तो मुख्य रूप से चौसा, पहली है चौसा, और दूसरी कौन सी है, दूसरी किस्म है फजली, दूसरी किस्म है आम की फजली। तो साथियों ये हो गई आम की किस्में। अब इनके अलावा भी आम की अन्य किस्में और पाई जाती है, इनके अलावा भी आम की अन्य किस्में पाई जाती है, जैसे कि हो गई तोतापुरी, तोतापुरी हो गई, नागपुरी हो गई, केसर हो गई, केसर तो आ गई, खैर केसर हो गई, लाल सिंधु हो गई, लाल सिंदूरी, अल्फांजो हो गई, दोस्तों अल्फांजो एक ऐसी किस्म है इससे के अंदर रोग सबसे ज़्यादा लगता है, इसमें रोग सबसे ज़्यादा लगते हैं अल्फांजो किस्म में। दशहरी हो गई, अल्फांजो हो गई, लाल सिंधु, केसर, फजली, बॉम्बे ग्रीन, लंगड़ा, ये सारी आम की किस्में हैं, आम की किस्में हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके, हाँ इसकी एक नीलम किस्म भी है, नीलम। साथियों आपको एक चीज़ का और ध्यान होना चाहिए कि अभी अभी एक नई वैरायटी और विकसित हुई है, जिसका नाम है, उसका नाम है मियाजाकिया, मियाजाकिया, जिसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे महंगी वैरायटी है, इसके फल सबसे महंगे होते हैं, 2.5 लाख रुपए पर केजी इसके फ्रूट बेचे जाते हैं। ये सबसे महंगी वैरायटी है मियाजाकी। अब हम बात करेंगे इसके पौधे लगाने की विधि, पौधे लगाने की विधि, आम में किस विधि का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पौधे लगाने की विधि, इसमें अपन बात करेंगे गड्ढों का आकार कितना होना चाहिए।
गड्ढे का आकार 1 × 1 × 1 फीट। फीट का गड्ढा तैयार करते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये 3 चीज़ होती है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अब गड्ढे कब खोदते हैं? पौधे लगाने के 1 माह पहले गड्ढों को खोदा जाता है और तैयार किया जाता है। ये हो गई गड्ढे को बनाने की विधि, यानी को कितने दूरी पर या कितनी फीट के गड्ढे खोदे जाते हैं। अब पौधे से पौधे लगाने की दूरी, आम में पौधे से पौधे लगाने की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 × 10 मीटर। 10 × 10 मीटर आम के पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये आम एक बड़ा फल वृक्ष है, इसलिए पौधे से पौधे की दूरी 10 × 10 मीटर की होनी चाहिए, यानी कि 10 तो लंबाई और 10 ही चौड़ाई, दोनों में बराबर का अंतर होता है। काट दी। अब हम बात करें पौधे किस समय लगाए जाते हैं आम के। पौधे लगाने का समय, तो मुख्य रूप से पौधे कब लगाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में जुलाई और अगस्त में, जुलाई और अगस्त में पौधे लगाए जाते हैं। अब हम बात करें गड्ढे भरे कैसे जाते हैं, यानी कि फलों के गड्ढे भरे कैसे जाते हैं। तो एक गड्ढे में 30 किलो तो गोबर की खाद, एक गड्ढे में 30 किलो तो गोबर की खाद, 1 से 1.5 kg SSP और साथ ही मिथाइल पैराथियन, मिथाइल पैराथियन का यूज किया जा सकता है गड्ढे की भराई में। अब हम बात करें सघन बागवानी हेतु कौन कौन सी किस्मों का यूज किया जाता है, तो ऐसी 2 ही किस्में हैं जिनका सघन बागवानी में उपयोग किया जा सकता है। पहली है दशहरी, पहली है दशहरी, इसकी दूरी होनी चाहिए 5 × 5, और दूसरी है आम्रपाली, इसकी दूरी होनी चाहिए 2.5 × 2.5 या 3 × 3 की दूरी पर आम्रपाली वैरायटी को लगाया जाता है। तो ये हो गई इसके लगाने की विधि। अब हम बात करेंगे कि आम में ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। आम में ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग के लिए वीनियर ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है। वीनियर ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो ये वीनियर ग्राफ्टिंग तो ऐसे है भाई, ये मूलवृंत हो गया पुरानी शाखा, और अब हम नई साकुर शाखा का उपयोग करेंगे। तो नई साकुर शाखा का उपयोग करेंगे तो साकुर शाखा ऐसी होगी, एक कट ऐसा लगाएंगे, ये तो हो गई सायन शाखा या साकुर शाखा, और ये होगी मूलवृंत में इसको ऐसे अटैच करके ऐसे जोड़ देंगे,
और वेज ग्राफ्टिंग में क्या है, ये अपना मूल वृंत होगा, मूल वृंत, ये मूल वृंत होगा, इसमें वी आकार का कट लगाएंगे ऐसे, और इसमें ऐसी शाख को शाखा लाके अटैच कर देंगे इसमें, और ये 1 साल पुरानी होनी चाहिए, 1 साल पुरानी होनी चाहिए, और दोनों का आकार सेम होना चाहिए। अब एक बात और करते हैं इसमें कि इसमें एक विधि और होती है, एपिकोटाइल विधि, एपिकोटाइल विधि। इस विधि का उपयोग पौधे में जब पौधा 1 साल का हो, 1 साल का पौधा हो, उसमें यूज की जाती है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल मेथड का यूज 1 साल के पौधों में किया जाता है। तो ये हो गई पौधे की में ग्राफ्टिंग करना, या हाँ एक बात और, इसमें बीज द्वारा भी प्रसारण किया जा सकता है आम में, बीज द्वारा। अब ये बीज का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो बीज का जीवन काल होता है 30 दिन का, यानी कि आम को यूज लेने के 30 दिन बाद तक अपन इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में ये खराब हो जाता है, जिससे उगेगा नहीं, तो 30 दिन के अंदर अंदर इसको लगा देना चाहिए। ये हो गई आम में ग्राफ्टिंग या पौधे लगाने की विधि। अब हम बात करेंगे आगे आम में कटाई छटाई के बारे में, कटाई छटाई के बारे में। कि आम में कटाई छटाई क्यों करनी चाहिए और कितनी दूरी पर करनी चाहिए। आम में कटाई छटाई पौधे को सही आकार देने के लिए करनी चाहिए, और साथ ही जो सूखी टहनियाँ और रोगग्रस्त टहनियाँ होती है उनको हटाने के लिए आम में कटाई छटाई की जाती है। अब हम बात करेंगे कि कितनी दूरी पर कटाई छटाई करनी चाहिए, तो 75 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से मुख्य तने के ऊपर से करनी चाहिए, मुख्य तने के ऊपर से करनी चाहिए। और इनमें अंतराल, टहनियों में अंतराल कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर का अंतराल होना चाहिए टहनियों में कटाई छटाई करते समय। साथ ही सूखी लकड़ियों को और रोगग्रस्त लकड़ियों को भी अपन या टहनियों को अपन हटा सकते हैं। अब हम बात करें तो ये तो हो गई कटाई छटाई के बारे में। इसमें यही अंतराल रखते हैं मुख्य तने से। जैसे ये अपने पौधा है तो इसमें भूमि से नापेंगे कि 75 या 100 सेंटीमीटर कहाँ हो रही है, वहाँ से अपन को कटाई छटाई कर देनी है। इस प्रकार मुख्य रूप से तनों की कटाई छटाई की जाती है। अब हम बात करेंगे सिंचाई। तो बारिश के दिनों में तो कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम बारिश होती रहती है। अब गर्मियों की बात करें, गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है पौधों को, 10 से 15 दिन पर। तो ये तो हो गई सिंचाई की बात। अब हम बात करें आगे तुड़ाई और उपज। तुड़ाई और उपज तो फलों की तुड़ाई कब करनी चाहिए, जब फल परिपक्व हो जाए तब फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। फल परिपक्व हो जाए तब फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। यानी कि जैसे आम का फल ग्रीन है तो थोड़ा येलो हो जाए ना, तब आम की तुड़ाई की जाती है, आम की तुड़ाई की जाती है।
परिपक्वता होनी चाहिए 75%। 75% फल पक जाए तब तुड़ाई कर लेनी चाहिए। और 1 हेक्टेयर में 8 से 9 टन, 1 हेक्टेयर में 8 से 9 टन उत्पादन प्राप्त होता है, उत्पादन प्राप्त होता है। और एक पौधे से एक परिपक्व पौधे से 80 से 100 केजी फल प्राप्त होते हैं एक पौधे से। अब हम बात करें फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का यूज किया जाता है, तो 100 से 500 ppm इथरेल हार्मोन का यूज किया जाता है, जो फलों को पकाने में सहायक होता है। 100 से 500 ppm का यूज किया जाता है, ये फलों को पकाने में सहायक होता है। इथरेल का यूज़ किया जाता है। और परिपक्वता होगी 75% होनी चाहिए। अब इनका भंडारण कितनी नमी पर करना चाहिए, 80 से 85% नमी हो उस स्थान पर आम का भंडारण करना चाहिए। 80 से 85% में भंडारण करना चाहिए आम का। अब हम बात करेंगे आम में होने वाले डिसऑर्डर या कार्य की विकारों के बारे में, कि आम में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। पहला डिसऑर्डर है गुच्छा मुच्छा। दूसरा है ब्लैक टिप। तीसरा है एकांतर फलन। ये हैं इसके डिसऑर्डर। तो ये पहला गुच्छा मुच्छा, इसमें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पत्तियाँ और जो इसमें फ्रूट बनता है वो गुच्छों के रूप में हो जाता है, पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। दूसरे में ब्लैक टिप, जैसे ये मैंगो है तो इसके ऊपर ब्लैक रंग के धब्बे हो जाते हैं, ये है ब्लैक टिप। ये होता है SO2 गैस के कारण होता है ब्लैक टिप, SO2 गैस के कारण होता है। और ये है तीसरा एकांतर फलन। तो ये आम, जैसे ये आम का पौधा है तो एकांतर फलन का मतलब हो गया है, यानी कि एक वर्ष इसमें एक ही साइड फल बनेंगे, इस साइड में फल नहीं बनेंगे। और इसमें 2 टर्म होती है, एक है ऑफ ईयर, दूसरी है ऑन ईयर। तो ऑफ ईयर में तो क्या है, एक साल पूरे वर्ष ही आम में फल नहीं आएंगे, यह है ऑफ ईयर। और ऑन ईयर में फ्रूट्स बनेंगे, यानी कि ऐसे भाई इस साल तो आम में फल नहीं लगे, ये तो वही ऑफ ईयर। और अगले साल आम में फ्रूटिंग होएगी ना, तो उसको कहेंगे ऑन ईयर। ये है ऑफ ईयर और ऑन ईयर के, समझ रहे हैं ना आप भाई। एक साल तो फ्रूटिंग होगी और एक साल नहीं होगी, तो जिस साल फ्रूटिंग होगी उसको तो ऑन ईयर, और जिस साल फ्रूटिंग नहीं होगी उसको ऑफ ईयर कहेंगे। यह है आम का एकांतर फलन रोग। इसमें आप बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हैं, ब्लैक टिप में। साथ ही ये गैस कहाँ से निकलती है, ईंट भट्टों के पास से SO2 गैस निकलती है। तो एक इसका ये भी कारण है,
भाई SO2 गैस ईंट भट्ठों से निकलती है, तो इसके बचाव के लिए हमेशा आम के उद्यान को या बगीचे को ईंट भट्ठों से दूर रखना चाहिए, ईंट भट्ठों से हमेशा दूर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्पंजी उत्तक के बारे में। ये आम का एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आम का फल होता है, उसके उत्तक होते हैं, तो उसके अंदर हवा भर जाती है जिस कारण फल सड़ जाता है। ये हो गया आम का स्पंजी उत्तक। और ये प्रमुख समस्या अल्फांजो किस्म के आम में पाई जाती है। अल्फांजो किस्म के आम में पाई जाती है ये समस्या, और सर्वाधिक इसका ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। अल्फांजो किस्म के आम का ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, तो कैल्शियम क्लोराइड 0.8% का यूज़ हम इसकी रोकथाम के लिए कर सकते हैं, स्पंजी उत्तक के लिए। और दूसरा, अल्फांजो किस्म के पौधों को नहीं लगाना चाहिए, अल्फांजो किस्म के पौधों को नहीं लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे एकांतर फलन के बारे में। तो इसका तो ये बता ही दिया था भाई कैसे क्या होता है। इसकी नियंत्रण के बारे में बात करेंगे तो ब्यूट्राजोल का स्प्रे करना चाहिए प्रति पौधा 2 से 3% ब्यूट्राजोल का यूज़ किया जाना चाहिए। और पहला है गुच्छा मुच्छा, तो इसका अल्फा नेप्थेलिक एसिड 200 ग्राम 200 ppm का छिड़काव करना चाहिए प्रति पौधा। तो ये हो गए आम के डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे इनमें कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं। प्रमुख कीटों के बारे में बात करेंगे अपन। पहला है मिलीबग, पहला इंसेक्ट है मिलीबग। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये सफ़ेद कलर का होता है। जो मिलीबग होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, और पत्तियों तनों व आम के फूलों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है मिलीबग। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका कंट्रोल अपन पौधे के चारों ओर पॉलीथीन लपेटकर, पौधे के मूल के ऊपर पॉलीथीन लपेटकर उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे, जिससे मिलीबग पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मिलीबग पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पॉलीथीन पर ग्रीस लगा देंगे, जिससे ये मिलीबग पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाई पौधे पे चढ़ेगा तो ये उस ग्रीस के ऊपर ही चिपक जाएगा, और इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा है फुदका। तो ये कीट आम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है फुदका। ये ही आम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, इसका नियंत्रण करेंगे इमिडाक्लोरपिड। इमिडाक्लोरपिड से इसका नियंत्रण करेंगे आम के फुदके इंसेक्ट का। और जो ये फुदका इंसेक्ट है, ये भी आम को रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है, ये आम का फुदका भी। तीसरा है छाल बक्सक। ये इंसेक्ट क्या करता है, आम के तने या कोमल शाखाओं में सुरंग बना देता है और तने को खोखला कर देता है। ये छाल बक्सक, नाम से ही पता चल रहा है भाई, छाल के अंदर सुरंग बनाएगा, छाल बक्सक। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, रुई की सहायता से। रुई की सहायता से इनकी सुरंगों में पेट्रोल या डीजल रुई में लगाकर इनकी सुरंगों में
बंद कर देंगे या सुरंगों को भर देंगे। इससे छाल भक्षक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। तो ये हो गए अपने प्रमुख कीट। आम में ये प्रमुख 3 ही कीट लगते हैं। पहला है मिलीबग, जिसका नियंत्रण करेंगे पॉलीथीन पर ग्रीस लगाकर। दूसरा है आम का फुदगाद, जिसका नियंत्रण कैसे करेंगे, इमिडाक्लोरपिड द्वारा। तीसरा है छाल भक्षक, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, रुई में पेट्रोल भर के इनकी सुरंगों में भर देंगे। तो ये हो गए आम के प्रमुख 3 इंसेक्ट या कीट। ये हो गए आम के 3 कीट। साथ ही जो इस छाल भक्षक है, इसमें दवाई का भी यूज़ किया जा सकता है। दवाई का भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें दवाई काम में लेंगे क्यूनालफोस। क्यूनालफोस का स्प्रे कर देंगे। स्प्रे नहीं करेंगे, इसकी सुरंगों में भरेंगे रुई के साथ ही। 25 EC का क्यूनालफोस का यूज़ भी हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके व्याधि की कि आम में कौन कौन से व्याधि लगते हैं। ये तो हो गए इंसेक्ट। अब व्याधियों की बात करेंगे कि कौन कौन से व्याधि लगते हैं। पहला है चूर्णिक फफूंद। पहला है चूर्णिक फफूंद और दूसरा है श्यामवर्ण। तो पहले अपन बात करेंगे श्यामवर्ण की। तो इसके सिम्टम्स कैसे होंगे, पत्तियां जो है भूरी व ब्लैक, काली, भूरी और काली पड़ जाएंगी पत्तियां। श्यामवर्ण में पत्तियां भूरी और काली पड़ जाएंगी और कुछ कुछ फलों में ब्लैक धब्बे, ब्लैक स्पॉट भी बनने लगते हैं। यह है श्यामवर्ण के मुख्य लक्षण। और इसके नियंत्रण के लिए, इसके कंट्रोल के लिए अपन को स्प्रे करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करना चाहिए। या मैनकोजेब, का यूज़ करना चाहिए 2 ग्राम। मैनकोजेब का 2 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम यूज़ करना चाहिए इसके कंट्रोल के लिए, श्यामवर्ण के कंट्रोल के लिए। ये हो गया श्यामवर्ण। अब हम बात करेंगे चूर्णिक फफूंद की। तो चूर्णिक फफूंद के सिम्टम्स क्या है, मेनली जो पत्तियां और टहनियाँ होती है, उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जमा हुआ दिखाई देता है। सफ़ेद पाउडर दिखाई देता है, जो इसके मुख्य लक्षण है चूर्णिक फफूंद के। अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण की। नियंत्रण के लिए केराथेन का यूज़ करते हैं। नियंत्रण के लिए केराथेन का यूज़ कर सकते हैं। अब कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 1 ml केराथेन का यूज किया जा सकता है। साथ ही 25 ग्राम गंधक, 25 ग्राम गंधक का भी यूज किया जा सकता है चूर्णिक फफूंद व्याधि के नियंत्रण के लिए। तो ये 2 मुख्य मैंगो के 2 मुख्य
व्याधि हैं, पहला तो है चूर्णिक फफूंद और दूसरा है श्यामवन। श्यामवन के लक्षण क्या होते हैं? भूरी व काली पत्तियों का हो जाना है। कंट्रोल किससे करेंगे? कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से। चूर्णिक फफूंद के मुख्य सिम्टम्स क्या होते हैं? पत्तियों और टहनियों पर सफ़ेद पाउडर सा दिखाई देता है। और नियंत्रण किससे करेंगे? केराथेन या गंधक से इसका नियंत्रण कर सकते हैं, या ये क्षतिग्रस्त टहनियों को अपन हटा भी सकते हैं। तो ये हो गई मैंगो की संपूर्ण जानकारी।